चैप्टर 3 हेरलॉक शोल्मेस ने शत्रुता शुरू की। महाशय क्या चाहते हैं? कुछ भी, आर्सेन ल्यूपिन ने उत्तर दिया, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो भोजन के विवरण के बारे में कभी चिंता नहीं करता, जो कुछ भी आपको पसंद हो लेकिन मांस या शराब नहीं। वेटर घृणा से वहां से चला गया। क्या अभी भी शाकाहारी हो? मैंने आश्चर्य से कहा। पहले से भी अधिक, ल्यूपिन ने उत्तर दिया। स्वाद, विश्वास या आदत से? स्वच्छता। और क्या आप कभी भी अनुग्रह से नहीं गिरते? ओह हाँ, जब मैं बाहर खाना खा रहा होता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे सनकी न समझा जाए। हम उत्तरी रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से रेस्तरां में भोजन कर रहे थे, जहां आर्सेन ल्यूपिन ने मुझे आमंत्रित किया था। अक्सर वो मुझे टेलीग्राम भेजकर किसी अज्ञात रेस्तरां में मिलने के लिए कहता था, जहां हम एक शांत, अच्छी तरह से परोसे जाने वाले भोजन का आनंद ले सकते थे, और जो हमेशा मेरे लिए किसी ऐसे चौंकाने वाले रोमांच के बारे में सुनाने से दिलचस्प हो जाता था, जिसके बारे में मैं पहले नहीं जानता था। उस शाम को वह हमेशा की तुलना में ज्यादा जोश में नजर आ रहा था। वह बेपरवाही से हंस रहा था और मजाक कर रहा था, और उस नाजुक व्यंग्य के साथ जो उसे हमेशा से पसंद था, एक हल्का और सहज व्यंग्य जो किसी भी तरह की दुर्भावना से मुक्त था। उसे उस खुशमिजाज मूड में पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं उसे यह बताने की इच्छा को रोक नहीं सका। हाँ, उसने कहा, ऐसे दिन भी आते हैं जब मुझे जीवन वसंत की सुबह की तरह उज्ज्वल और उल्लासमय लगता है। तब जीवन एक अनंत खजाना लगता है जिसे मैं कभी समाप्त नहीं कर सकता। और फिर भी भगवान जानता है कि मैं एक लापरवाह जीवन जी रहा हूँ। शायद बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, खजाना अनंत है। मैं इसे उदारतापूर्वक खर्च कर सकता हूँ। मैं अपनी जवानी और ताकत को स्वर्ग की चारों दिशाओं में फेंक सकता हूँ, और यह और भी युवा और महान शक्ति द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी। इसके अलावा मेरा जीवन कितना सुखद है। अगर मैं ऐसा करना चाहता तो मैं बन सकता था, मैं क्या कहूँ, एक वक्ता, एक निर्माता, एक राजनीतिज्ञ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी ऐसी कोई इच्छा कभी नहीं होगी। आर्सेन ल्यूपिन, मैं हूँ आर्सेन ल्यूपिन, मैं रहूँगा। मैंने इतिहास में अपने जैसा करियर खोजने की व्यर्थ खोज की है, एक बेहतर भरा हुआ या अधिक गहन जीवन। नेपोलियन। हाँ, शायद। लेकिन नेपोलियन अपने करियर के अंत में, जब पूरा यूरोप उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था, प्रत्येक युद्ध की पूर्व संध्या पर खुद से पूछता था कि क्या यह उसका आखिरी युद्ध नहीं होगा। क्या वह गंभीर था या वह मजाक कर रहा था? जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह और भी ज्यादा उत्साहित होता गया। यही सब कुछ है, समझे? खतरे का लगातार एहसास। हवा में सांस लेते हुए इसे महसूस करना, हवा के हर झोंके में इसकी खुशबू महसूस करना, हर असामान्य आवाज में इसे पहचानना, और तूफान के बीच में भी शांत रहना और लड़खड़ाना नहीं तो तुम खो जाओगे। इसके बराबर सिर्फ एक ही अनुभूति है, ऑटोमोबाइल रेस में ड्राइवर की अनुभूति। लेकिन वह दौड़ सिर्फ कुछ घंटों तक चलती है, मेरी दौड़ तो मौत तक जारी रहती है। क्या कल्पना है? मैंने आश्चर्य से कहा। और तुम चाहते हो कि मैं यह मान लूं कि उस रोमांचक जीवन को अपनाने के पीछे तुम्हारा कोई खास मकसद नहीं है? आइए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप एक चतुर मनोवैज्ञानिक हैं। इसे स्वयं ही हल करें। उसने अपने लिए एक गिलास पानी भरा, उसे पिया और कहा, क्या तुमने आज ले टैम्प्स पढ़ा? नहीं। हरलोक शोल्म्स ने आज दोपहर चैनल पार किया और लगभग 6 बजे पेरिस पहुंचे। दुष्ट, वो किस लिए आ रहा है? उन्होंने क्रोजोन के काउंट और काउंटेस, महाशय गेरबोइस और बैरन डी हॉट्रिक के भतीजे के अनुरोध पर एक छोटी सी यात्रा की है। वे उत्तरी रेलवे स्टेशन पर उनसे मिले, उन्हें गनीमाद से मिलने ले गए, और इस समय वे 6 लोग परामर्श कर रहे हैं। ऐसा करने के प्रबल प्रलोभन के बावजूद, मैंने कभी भी आर्सेन ल्यूपिन से उनके निजी जीवन के किसी भी कार्य के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि उन्होंने पहले मुझसे इस विषय का उल्लेख नहीं किया। उस क्षण तक, कम से कम आधिकारिक तौर पर, नीले हीरे के संबंध में उनका नाम नहीं लिया गया था। नतीजतन, मैंने धैर्य के साथ अपनी जिज्ञासा को शांत किया। उन्होंने आगे कहा, ले टैम्प्स में मेरे पुराने दोस्त गनीमाद का एक साक्षात्कार भी है,
जिसके अनुसार एक गोरी महिला, जो मेरी दोस्त होनी चाहिए, ने बैरन डी हॉट्रेक की हत्या की होगी और मैडम डी क्रोजन की प्रसिद्ध अंगूठी लूटने की कोशिश की होगी। और आपको क्या लगता है, उसने मुझ पर उन अपराधों को भड़काने का आरोप लगाया है। मैं एक हल्की सी सिहरन को दबा नहीं सका। क्या ये सच था? क्या मुझे यह मानना चाहिए कि चोरी का उसका पेशा, उसका जीने का तरीका, ऐसे जीवन का तार्किक परिणाम, उस आदमी को हत्या सहित अधिक गंभीर अपराधों में घसीट लाया था? मैंने उसकी ओर देखा। वो बहुत शांत था और उसकी आंखों में बहुत स्पष्ट भाव था। मैंने उसके हाथों को देखा। वे अत्यंत नाजुक, लंबे और पतले मॉडल से बनाए गए थे, वास्तव में हानिरहित और एक कलाकार के हाथ। मैंने कहा, गनीमाद को तो बस सपने ही सपने आते हैं। नहीं, नहीं, ल्यूपिन ने विरोध किया। गनीमाद में कुछ चतुराई है और कभी कभी लगभग प्रेरणा भी। प्रेरणा? हाँ, उदाहरण के लिए, वह साक्षात्कार एक मास्टर स्ट्रोक है। सबसे पहले, वो मुझे सावधान करने और अपने काम को और अधिक कठिन बनाने के लिए अपने अंग्रेजी प्रतिद्वंद्वी के आने की घोषणा करता है। दूसरे स्थान पर, वह सटीक बिंदु को इंगित करता है कि उसने मामले को किस हद तक आगे बढ़ाया है ताकि शोल्मेस को गनीमत द्वारा पहले से किए गए काम का श्रेय न मिले। यह अच्छा युद्ध है। जो भी हो, आपको 2 शत्रुओं से निपटना है और ऐसे शत्रुओं से, ओह, उनमें से एक की गिनती नहीं होती। और दूसरा, शोल्म्स। ओह, मैं मानता हूं कि वह एक योग्य दुश्मन है, और यही बात मेरे वर्तमान अच्छे मूड को भी स्पष्ट करती है। सबसे पहले, यह आत्मसम्मान का सवाल है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वे मुझे एक ऐसा विषय मानते हैं जिस पर प्रसिद्ध अंग्रेज जासूस का ध्यान जाना चाहिए। दूसरी बात, जरा कल्पना कीजिए कि मेरे जैसे आदमी को हेरलॉक शोल्म्स के साथ द्वंद्व युद्ध के बारे में सोचकर कितनी खुशी होगी। लेकिन मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। वो एक चतुर व्यक्ति है और जमीन के हर इंच पर लड़ाई लड़ेगा। तो फिर आप उसे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। एक जासूस के रूप में, मेरा मानना है, उसके पास कभी कोई बराबरी का नहीं रहा। लेकिन मेरे पास उस पर एक फायदा है। वो हमला कर रहा है और मैं सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूँ। मेरी भूमिका आसान है। इसके अलावा, मैं उसके युद्ध के तरीके से परिचित हूँ और वो मेरे तरीके से परिचित नहीं है। मैं उसे कुछ नई तरकीबें दिखाने के लिए तैयार हूँ, जिससे उसे सोचने के लिए कुछ मिल जाएगा। उन्होंने अपनी अंगुलियों से मेज को थपथपाते हुए अत्यंत प्रसन्नता के साथ निम्नलिखित वाक्य बोले। आर्सेन ल्यूपिन बनाम हेरलॉक शोल्मेस, फ्रांस बनाम इंग्लैंड, अंततः ट्राफल्गर से बदला लिया जाएगा। आह, बदमाश, उसे संदेह नहीं है कि मैं तैयार हूँ। और ल्यूपिन ने चेतावनी दी। वह अचानक रुक गया, उसे खांसी का दौरा पड़ गया, उसने अपना चेहरा रुमाल में छिपा लिया, मानो उसके गले में कुछ फंस गया हो। मैंने पूछा, थोड़ी रोटी, थोड़ा पानी पी लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। और भला क्या, हवा की चाहत? क्या आप चाहते हैं कि कोई खिड़की खुले? नहीं, मैं बाहर जाऊंगा। जल्दी से मेरी टोपी और ओवरकोट दे दो, मुझे जाना है। क्या बात, क्या बात? अभी अभी जो 2 सज्जन आए हैं, उनमें से लंबे वाले को देखो। अब जब हम बाहर जाएं तो मेरे बाईं ओर रहना, ताकि वह मुझे न देख सके। वह जो तुम्हारे पीछे बैठा है। हाँ, मैं तुम्हें बाहर जाकर समझा दूंगा। कौन है भाई? हेरलॉक शोल्मेस। उसने अपने आप को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया, मानो वह अपनी भावना पर शर्मिंदा हो। अपना रुमाल रखा, एक गिलास पानी पिया और पूरी तरह स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, यह अजीब है, हेन, कि मैं इतनी आसानी से प्रभावित हो जाऊंगा, लेकिन वो अप्रत्याशित दृश्य। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे इतने सारे बदलावों के कारण कोई तुम्हें पहचान नहीं सकता। हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा बदल गया है, ये बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह मुझे पहचान लेगा, ल्यूपिन ने कहा। उसने मुझे सिर्फ एक बार देखा है, लेकिन उस समय उसने मेरी एक मानसिक तस्वीर बनाई थी, मेरे बाहरी रूप की नहीं बल्कि मेरी आत्मा की। मैं जो दिखता हूँ उसकी नहीं बल्कि मैं जो हूँ उसकी। क्या तुम समझ रहे हो? और फिर
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे यहाँ मिलूंगा। इतनी अजीब मुलाकात, इस छोटे से रेस्टोरेंट में। अच्छा, क्या हम बाहर चलें? नहीं, अभी नहीं, ल्यूपिन ने कहा। आप क्या करने जा रहे हैं? बेहतर तरीका है कि खुलकर काम किया जाए। उस पर भरोसा किया जाए, उस पर विश्वास किया जाए। तुम उससे बात नहीं करोगे? क्यों नहीं? ऐसा करना मेरे लिए फायदेमंद होगा, और मैं ये भी जान पाऊंगी कि वह क्या जानता है, और शायद वह क्या सोचता है। अभी मुझे लग रहा है कि उसकी नज़र मेरी गर्दन और कंधों पर है, और वह याद करने की कोशिश कर रहा है कि उसने उन्हें पहले कहाँ देखा था। वो कुछ देर तक सोचता रहा। मैंने उसके मुंह के कोने पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान देखी। फिर मुझे लगता है कि अपने आवेगशील स्वभाव के कारण, न कि परिस्थिति की ज़रूरतों के कारण, वो उठा, मुड़ा और झुककर प्रसन्न भाव से बोला, किस भाग्यशाली संयोग से। आह, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाने की इजाज़त दो। एक क्षण के लिए अंग्रेज असमंजस में पड़ गया, फिर उसने ऐसी हरकत की मानो वह आर्सेन ल्यूपिन को पकड़ लेगा। ल्यूपिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह उचित नहीं होगा, इसके अलावा यह आंदोलन अजीब और बिल्कुल बेकार होगा। अंग्रेज ने अपने चारों ओर देखा, मानो सहायता की तलाश में हो। कोई फायदा नहीं, ल्यूपिन ने कहा। इसके अलावा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अपना हाथ मुझ पर रख सकते हो? आओ, अब मुझे दिखाओ कि तुम एक असली अंग्रेज हो और इसलिए एक अच्छे खिलाड़ी हो। ये सलाह जासूस को पसंद आई, क्योंकि वह आंशिक रूप से खड़ा हुआ और बहुत औपचारिक रूप से बोला, महाशय विल्सन, मेरे मित्र और सहायक महाशय आर्सेन ल्यूपिन। विल्सन के आश्चर्य से हंसी फूट पड़ी। उभरी हुई आंखों और खुले मुंह से वह एक तरफ से दूसरी तरफ देखने लगा, मानो स्थिति को समझ नहीं पा रहा हो। हेरलॉक शोल्स ने हंसते हुए कहा, विल्सन, तुम्हें एक ऐसी घटना पर अपना आश्चर्य छुपाना चाहिए जो दुनिया की सबसे स्वाभाविक घटनाओं में से एक है। आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? विल्सन हकलाया, क्या तुमने नहीं देखा, विल्सन, कि वह सज्जन मेरे और दरवाजे के बीच में है, और दरवाजे से बस कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। जब तक मैं अपनी छोटी उंगली हिला पाऊंगा, तब तक वह बाहर निकल चुका होगा। इससे कोई फर्क मत पड़ने दो, ल्यूपिन ने कहा, जो अब मेज के चारों ओर घूम गया और इस तरह बैठ गया कि अंग्रेज उसके और दरवाजे के बीच में आ गया। इस प्रकार उसने खुद को विदेशी की दया पर छोड़ दिया। विल्सन ने शोल्स की ओर देखा, ये जानने के लिए कि क्या उसे इस बेतहाशा साहपूर्ण कार्य की प्रशंसा करने का अधिकार है। अंग्रेज का चेहरा अभेद्य था, लेकिन एक क्षण बाद उसने पुकारा, परिचारक। जब वेटर आया तो उसने सोडा, बियर और विस्की का ऑर्डर दिया। शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। अगले आदेश तक कुछ ही पलों में चारों लोग स्पष्ट रूप से दोस्ताना तरीके से बातचीत कर रहे थे। हेरलॉक शोल्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप व्यापार जगत में हर रोज मिल सकते हैं। उनकी उम्र लगभग 50 साल है, और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना जीवन किसी दफ्तर में बिताया हो, नीरस आंकड़ों के कॉलम जोड़ते हुए या व्यवसाय के खातों के औपचारिक विवरण लिखते हुए। लंदन के आम नागरिक से उन्हें अलग करने वाली कोई चीज नहीं थी, सिवाय उनकी आंखों के, उनकी बेहद तीखी और पैनी नजरों के। लेकिन फिर वो हेरलॉक शोल्स है, जिसका अर्थ है कि वह अंतर्ज्ञान, अवलोकन, दूरदर्शिता और सरलता का एक अद्भुत संयोजन है। कोई भी आसानी से विश्वास कर सकता है कि प्रकृति ने दो सबसे असाधारण जासूसों को लेने की कृपा की है जिन्हें मनुष्य की कल्पना ने अब तक कल्पित किया है, एडगर एलन पो का डुपिन और एमिल गैबोरियाओ का लेकोक, और उस सामग्री से उन दोनों की तुलना में अधिक असाधारण और अलौकिक एक नया जासूस बनाया। और जब कोई व्यक्ति उसके कारनामों का इतिहास पढ़ता है, जिसने उसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया है, तो वह खुद से पूछता है कि क्या हेरलॉक शोल्स एक पौराणिक व्यक्ति नहीं है, एक महान उपन्यासकार, उदाहरण के लिए कॉनन डॉयल के दिमाग में पैदा हुआ एक काल्पनिक नायक। जब आर्सेन ल्यूपिन ने उनसे फ्रांस में उनके प्रवास की अवधि के संबंध में पूछा तो उन्होंने ये कहकर बातचीत को उचित दिशा में मोड़ दिया, यह आप पर निर्भर करता है, महाशय। ओह, ल्यूपिन ने हंसते हुए कहा, अगर यह मुझ पर निर्भर करता है तो आप आज रात इंग्लैंड लौट सकते हैं। ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन मुझे 8 या 9 दिनों में वापस आने की उम्मीद है, बाहर से 10 दिन।
क्या आप इतनी जल्दी में हैं? मुझे कई मामलों पर ध्यान देना है, जैसे एंग्लो चीनी बैंक की डकैती, लेडी एक्लेस्टन का अपहरण। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, महाशय ल्यूपिन, कि मैं पेरिस में अपना काम 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर सकता हूँ? निश्चित रूप से, यदि आप अपने प्रयासों को नीले हीरे के मामले तक ही सीमित रखते हैं। इसके अलावा, ये वह समय है जो मुझे अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी करने के लिए चाहिए, यदि उस मामले के समाधान से आपको मुझ पर कुछ खतरनाक लाभ मिल सकता है। और फिर भी, अंग्रेज ने कहा, मुझे उम्मीद है कि 8 या 10 दिनों में कारोबार बंद हो जाएगा। और शायद मुझे 11 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, 10वीं सीमा मेरी है। ल्यूपिन ने विचारपूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये कठिन होगा, बहुत कठिन। कठिन, शायद, लेकिन संभव है, इसलिए निश्चित है। बिल्कुल निश्चित, विल्सन ने कहा, मानो उन्होंने स्पष्ट रूप से उन लंबी कार्यप्रणालियों की योजना बना ली थी जो उनके सहयोगी को वांछित परिणाम तक ले जाएंगी। बेशक, हेरलॉक शोल्मेस ने कहा, मेरे पास सारे तुरुप के पत्ते नहीं हैं, क्योंकि ये मामले पहले से ही कई महीने पुराने हैं, और मेरे पास कुछ जानकारी और सुरागों का अभाव है जिनके आधार पर मैं अपनी जांच का आधार बना सकता हूँ। जैसे कीचड़ के धब्बे और सिगरेट की राख, विल्सन ने महत्व के भाव के साथ कहा। मॉन्सियोर गनीमाद द्वारा निकाले गए उल्लेखनीय निष्कर्षों के अतिरिक्त, मैंने इस विषय पर लिखे गए सभी लेख प्राप्त कर लिए हैं, तथा अपने स्वयं के कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। विल्सन ने गंभीरतापूर्वक कहा, कुछ विचार जो हमें विश्लेषण या परिकल्पना द्वारा सुझाए गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आर्सेन ल्यूपिन ने उसी सम्मानजनक लहजे में कहा, जिसका प्रयोग उसने शोल्मेस से बात करते समय किया था, क्या यह अनुचित होगा यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने इस मामले के बारे में क्या राय बनाई है? वास्तव में, उन दो लोगों को एक दूसरे के सामने टेबल के दूसरी ओर बैठे हुए देखना बहुत ही रोमांचक स्थिति थी, जो इस तरह की गंभीर चर्चा में लगे हुए थे मानो उन्हें किसी गूढ़ समस्या को हल करना हो या किसी विवादित तथ्य पर सहमति बनानी हो। विल्सन खुशी के 7वें आसमान पर था। हेरलॉक शोल्म्स ने धीरे से अपना पाइप भरा, उसे जलाया और कहा, यह मामला पहली नज़र में जितना लगता है, उससे कहीं ज्यादा सरल है। बहुत सरल, विल्सन ने एक विश्वसनीय प्रतिध्वनि के रूप में कहा। मैं कहता हूँ, यह मामला, क्योंकि, मेरी राय में, केवल एक ही है, शोल्मेस ने कहा। बैरान डी हॉट्रेक की मृत्यु, अंगूठी की कहानी, और, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, लॉटरी टिकट नंबर 514 का रहस्य, गोरी महिला के रहस्य के अलग अलग चरण हैं। अब, मेरे विचार से, ये केवल उस बंधन की खोज करने का सवाल है जो एक ही कहानी में उन 3 प्रकरणों को जोड़ता है, वो तथ्य जो 3 घटनाओं की एकता को साबित करता है। गनीमाद, जिसका निर्णय बल्कि सही है, गायब होने की क्षमता में उस एकता को पाता है, यानी, बिना देखे और बिना सुने आने और जाने की शक्ति में। ये सिद्धांत मुझे संतुष्ट नहीं करता है। अच्छा, तुम्हारा क्या विचार है? ल्यूपिन ने पूछा। मेरी राय में, शोल्मेस ने कहा, तीनों प्रकरणों की खासियत यह है कि आपने इस मामले को पहले से चुने गए एक निश्चित चैनल पर ले जाने का इरादा और उद्देश्य बनाया है। यह आपकी ओर से एक योजना से कहीं ज्यादा है, यह एक जरूरत है, सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। क्या आप अपने सिद्धांत का कोई विवरण दे सकते हैं? निश्चित रूप से, उदाहरण के लिए, महाशय गेरबोइस के साथ आपके संघर्ष की शुरुआत से, क्या ये स्पष्ट नहीं है कि महाशय डेटिनन का अपार्टमेंट वह स्थान है जिसे आपने चुना है, वो अपरिहार्य स्थान जहां सभी पक्षों को मिलना चाहिए? आपकी राय में, यह एकमात्र सुरक्षित स्थान था, और आपने वहां सार्वजनिक रूप से, एक कह सकते हैं, गोरी महिला और मैडमोसेले गेरबोइस के लिए एक मुलाकात की व्यवस्था की। प्रोफेसर की बेटी, विल्सन ने कहा, अब, नीले हीरे के मामले पर विचार करें। क्या आपने इसे तब हथियाने की कोशिश की थी जब बैरन डी हॉट्रेक के पास ये था? नहीं, लेकिन बैरन अपने भाई का घर ले लेता है। 6 महीने बाद हमें एंटोनेट ब्रेहट का हस्तक्षेप और पहला प्रयास देखने को मिलता है। हीरा आपसे बच जाता है, और बिक्री के लिए द्राउट नीलामी कक्षों में व्यापक रूप से विज्ञापन दिया जाता है। क्या यह एक मुफ्त और खुली बिक्री होगी? क्या सबसे अमीर शौकिया हीरा जरूर ले जाएगा? नहीं, जैसे ही बैंकर हर्शमैन अंगूठी खरीदने वाला होता है,
एक महिला उसे चेतावनी का पत्र भेजती है और यह काउंटेस डे क्रोजोन होती है, जो उसी महिला द्वारा तैयार और प्रभावित होती है, जो हीरे की खरीदार बन जाती है। क्या अंगूठी तुरंत गायब हो जाएगी? नहीं, आपके पास अवसर नहीं है, इसलिए आपको इंतजार करना चाहिए। अंत में काउंटेस अपने महल में चली जाती है। आप इसी का इंतजार कर रहे थे। अंगूठी गायब हो जाती है। ल्यूपिन ने टिप्पणी की, हेयर ब्लीचेन के टूथ पाउडर में पुनः प्रकट होना। ओह, ये कैसी बकवास है। शॉल्म्स ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, मुझे ऐसी परीक्षा मत सुनाओ। मैं इतना बुरा लोमड़ी हूँ कि झूठी गंध से बहक नहीं सकता। आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? शोल्मेस ने कहा, फिर एक पल के लिए रुका, जैसे कि वह अपना प्रभाव दिखाना चाहता हो। आखिरकार उसने कहा, टूथ पाउडर में जो नीला हीरा मिला था वह नकली था। तुमने असली पत्थर रख लिया। आर्सेन ल्यूपिन एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर अपनी आंखें अंग्रेज पर टिकाए हुए उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आप बहुत ढीठ हैं, महाशय। वाकई, ये बहुत ही अशिष्टता है। विल्सन ने प्रशंसा से मुस्कुराते हुए दोहराया। हाँ, ल्यूपिन ने कहा, और फिर भी आपको श्रेय देना होगा कि आपने एक बहुत ही रहस्यमय विषय पर जोरदार प्रकाश डाला है। कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी विशेष रिपोर्टर जो इस मामले पर लगा हुआ है, सच्चाई के इतने करीब नहीं पहुंच पाया है। यह अंतर्ज्ञान और तर्क का एक अद्भुत प्रदर्शन है। ओह, एक व्यक्ति को बस अपने दिमाग का उपयोग करना है, हेरलॉक शोल्मेस ने कहा, विशेषज्ञ अपराधी की श्रद्धांजलि पर बड़बड़ाते हुए। और बहुत कम लोगों के पास दिमाग है जिसका इस्तेमाल किया जा सके, ल्यूपिन ने जवाब दिया। और अब, जब अनुमानों का क्षेत्र सीमित हो गया है और कचरा साफ हो गया है। ठीक है, अब मुझे बस ये पता लगाना है कि तीनों एपिसोड 25 रूए क्लापरॉन, 134 एवेन्यू हेनरी मार्टिन और चेतो डी क्रोजोन की दीवारों के भीतर क्यों खेले गए और मेरा काम पूरा हो जाएगा। जो कुछ भी बचेगा वह बच्चों का खेल होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, मुझे लगता है कि आप सही हैं। ऐसी स्थिति में, महाशय ल्यूपिन, क्या मैं ये कहने में गलत हूँ कि मेरा व्यवसाय 10 दिनों में खत्म हो जाएगा? ल्यूपिन ने कहा, 10 दिन में तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, नहीं, मुझे गिरफ्तार किए जाने के लिए ऐसी असंभावित और अप्रत्याशित दुर्भाग्य की एक श्रृंखला घटित होनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसी घटना की संभावना को स्वीकार नहीं कर सकता। इंग्लैंड में एक कहावत है कि अप्रत्याशित हमेशा घटित होता है। वे एक पल के लिए एक दूसरे को शांति और निडरता से देखते रहे, बिना किसी दिखावे या द्वेष के। वे बुद्धि और कौशल की प्रतियोगिता में बराबरी के रूप में मिले। और यह मुलाकात द्वंद्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत थी। ल्यूपिन ने कहा, आखिरकार मुझे एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिलेगा जो इस नाम के योग्य है, जिसकी हार मेरे जीवन की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि होगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? विल्सन ने पूछा। लगभग, महाशय विल्सन, ल्यूपिन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, और इसका सबूत यह है कि मैं जल्दबाजी में पीछे हटने वाला हूँ। तो, हम 10 दिन कहेंगे, महाशय शोल्मेस। हाँ, 10 दिन। आज रविवार है। अगले बुधवार से एक हफ्ते बाद, शाम 8 बजे, ये सब खत्म हो जाएगा। और मैं जेल में रहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति के लिए ये सुखद स्थिति नहीं है जो जीवन से इतना आनंद लेता है जितना मैं लेता हूँ। कोई चिंता नहीं, दुनिया के मामलों में गहरी दिलचस्पी, पुलिस के लिए उचित अवमानना और असंख्य मित्रों और प्रशंसकों की सांत्वना भरी सहानुभूति। और अब, देखो, ये सब बदलने वाला है। ये पदक का दूसरा पहलू है। धूप के बाद बारिश आती है। यह अब हंसी मजाक की बात नहीं रही। अलविदा, जल्दी करो, विल्सन ने कहा, उस व्यक्ति के लिए चिंता से भरा हुआ जिसके लिए हरलॉक शॉल्म्स ने इतना सम्मान जगाया था। 1 मिनट भी मत खोना। 1 मिनट नहीं, महाशय विल्सन, लेकिन मैं आपसे मिलकर अपनी खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आपके जैसे मूल्यवान सहायक को पाकर मालिक से कितनी ईर्ष्या होती है। फिर, जब उन्होंने विनम्रतापूर्वक एक दूसरे को सलाम किया, जैसे द्वंद्वयुद्ध में प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रखते,
लेकिन परिस्थितियों के कारण लड़ने को बाध्य होते हैं, तो ल्यूपिन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींच लिया। तुम इस बारे में क्या सोचते हो, प्यारे लड़के? इस शाम की अजीबोगरीब घटनाएं उन संस्मरणों में एक दिलचस्प अध्याय बनेंगी जो तुम अब मेरे लिए तैयार कर रहे हो। उसने हमारे पीछे रेस्तरां का दरवाज़ा बंद कर दिया और कुछ कदम चलने के बाद रुककर बोला, क्या आप धूम्रपान करते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी ऐसा नहीं सोचते। आप सही हैं, मुझे नहीं पता। उसने मोम की माचिस से सिगरेट जलाई, जिसे बुझाने के लिए उसने कई बार हिलाया। लेकिन उसने सिगरेट को तुरंत फेंक दिया, सड़क के उस पार भाग गया और दो आदमियों के साथ शामिल हो गया जो छाया से निकलकर ऐसे उभरे जैसे किसी संकेत से बुलाए गए हों। उसने उनसे विपरीत फुटपाथ पर कुछ मिनट तक बातचीत की और फिर मेरे पास लौट आया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि शापित शोलमेस मुझे परेशान करने वाला है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह अभी आर्सेन ल्यूपिन के साथ समाप्त नहीं हुआ है। वो पता लगाएगा कि मैं अपने खून को गर्म करने के लिए किस तरह का ईंधन इस्तेमाल करता हूँ। और अब अलविदा। मिलनसार विल्सन सही है, खोने के लिए एक पल भी नहीं है। वह तेजी से चला गया। इस प्रकार उस रोमांचक शाम की घटनाएं समाप्त हो गईं, या कम से कम उसका वह हिस्सा जिसमें मैं भागीदार था। इसके बाद शाम के दौरान अन्य रोमांचक घटनाएं घटीं, जो उस अनूठी डिनर पार्टी के अन्य सदस्यों के सौजन्य से मुझे ज्ञात हुईं। जिस क्षण ल्यूपिन मुझे छोड़कर चला गया, उसी क्षण हिरलॉक शोल्मेस मेज से उठे और अपनी घड़ी की ओर देखा। 9 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। 9 बजे मुझे रेलवे स्टेशन पर काउंट और काउंटेस से मिलना है। तो फिर हमें चलना चाहिए। विल्सन ने विस्की के 2 घूंट पीते हुए कहा। वे रेस्तरां से चले गए। विल्सन, पीछे मत देखना। हमारा पीछा किया जा सकता है और उस स्थिति में हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हमें परवाह नहीं है। विल्सन, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, ल्यूपिन उस रेस्तरां में क्यों था? कुछ खाने के लिए, विल्सन ने तुरंत जवाब दिया। विल्सन, मुझे आपके अनुमान की सटीकता के लिए आपको बधाई देनी चाहिए। मैं खुद इससे बेहतर नहीं कर सकता था। विल्सन खुशी से लाल हो गए और शोल्मेस ने आगे कहा, कुछ खाने के लिए, बहुत अच्छा, और उसके बाद शायद खुद को आश्वस्त करने के लिए कि क्या मैं चेटोर डी क्रोजोन जा रहा हूँ, जैसा कि गनीमाद ने अपने साक्षात्कार में घोषित किया था। मुझे उसे निराश न करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ समय बिताने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। आह, विल्सन ने अचंभित होकर कहा, तुम, मेरे दोस्त, इस सड़क पर चलोगे, एक गाड़ी, 2-3 गाड़ियां लोगे। बाद में लौटकर स्टेशन पर छोड़े गए सूटकेस ले लो और सरपट दौड़ते हुए एलिसी पैलेस की ओर निकल पड़ो। और जब मैं एलिसी पैलेस पहुंच जाऊंगा, एक कमरा बुक करो, सो जाओ और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। विल्सन को सौंपी गई महत्वपूर्ण भूमिका पर गर्व था, इसलिए वह अपना काम करने के लिए निकल पड़ा। हिरलॉक शोल्म्स रेलवे स्टेशन गया, टिकट खरीदा और एमेंस एक्सप्रेस में सवार हो गया, जिसमें काउंट और काउंटेस डे क्रोजन पहले से ही बैठे हुए थे। उसने उन्हें प्रणाम किया, अपना पाइप जलाया और गलियारे में चुपचाप सिगरेट पी। ट्रेन चल पड़ी। 10 मिनट बाद वह काउंटेस के बगल में बैठा और उससे कहा, क्या आपके पास अंगूठी है, मैडम? हाँ, क्या आप कृपया मुझे इसे देखने देंगे? उन्होंने उसे लिया और बारीकी से उसकी जांच की। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, यह एक निर्मित हीरा है। एक निर्मित हीरा? हाँ, एक नई प्रक्रिया जिसमें हीरे के चूर्ण को अत्यधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक वो पिघल न जाए और फिर उसे एक पत्थर के रूप में ढाला जाता है। लेकिन मेरा हीरा असली है। हाँ, ये हीरा तुम्हारा है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। जहाँ मेरा है, यह आर्सेन ल्यूपिन के पास है। और यह पत्थर, इसे आपके स्थान पर रख दिया गया और श्री ब्लीचेन के टूथ पाउडर में मिला दिया गया, जहाँ बाद में यह पाया गया। तो फिर तुम्हें लगता है कि यह झूठ है? बिल्कुल झूठ। काउंटेस आश्चर्य और दुख से अभिभूत थी, जबकि उसका पति अविश्वसनीय भाव से हीरे की जांच कर रहा था। अंत में वह हकलाते हुए बोली, क्या ये संभव है? और उन्होंने इसे चुराकर क्यों नहीं खत्म कर दिया? और उन्होंने इसे कैसे चुराया?
यही तो मैं पता लगाने जा रहा हूँ। चैटो डे क्रोजोन में नहीं, मैं ट्रेन को क्रेल में छोड़ दूंगा और पेरिस लौट जाऊंगा। यहीं पर मेरे और आर्सेन ल्यूपिन के बीच खेल खेला जाना चाहिए। वास्तव में खेल पहले ही शुरू हो चुका है और ल्यूपिन को लगता है कि मैं महल की ओर जा रहा हूँ। लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, मैडम? सबसे जरूरी चीज तो आपका हीरा है न? हाँ, ठीक है, चिंता मत करो। मैंने अभी उससे भी ज्यादा मुश्किल काम हाथ में लिया है। तुमसे मेरा वादा है कि मैं 10 दिन के अंदर तुम्हें असली हीरा लौटा दूंगा। ट्रेन की गति धीमी हो गई। उसने नकली हीरा अपनी जेब में रखा और दरवाजा खोला। काउंट चिल्लाया, वह ट्रेन की गलत साइड है। तुम पटरी पर आ रहे हो। यही मेरा इरादा है। अगर ल्यूपिन का कोई भी व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा है तो वह अब मेरी नजरों से ओझल हो जाएगा। अलविदा। एक कर्मचारी ने व्यर्थ ही विरोध किया। ट्रेन के रवाना होने के बाद अंग्रेज ने स्टेशन मास्टर के कार्यालय की तलाश की। 40 मिनट बाद वह ट्रेन में चढ़ गया जो उसे आधी रात से कुछ पहले पेरिस में उतार दिया। वह प्लेटफॉर्म पर भागा, लंच रूम में घुसा, दूसरे दरवाजे से बाहर निकला और एक टैक्सी में कूद गया। ड्राइवर रू क्लैपरॉन इस निष्कर्ष पर पहुंचकर कि उसका पीछा नहीं किया गया था, उसने गाड़ी को सड़क के अंत में रोक दिया और मॉन्सिर डेटनन के घर और उसके आसपास के 2 घरों की सावधानीपूर्वक जांच करने लगा। उसने कुछ दूरियां मापी और अपनी नोटबुक में आंकड़े दर्ज किए। ड्राइवर एवेन्यू हेनरी मार्टिन एवेन्यू और रूए डेला पोम्पे के कोने पर उन्होंने गाड़ी को विदा किया, सड़क से नीचे 134 नंबर पर चले गए और दिवंगत बैरन डी हॉट्रिक के घर और 2 वासन घरों के सामने वही कार्य किया। संबंधित अग्रभागों की चौड़ाई को मापा और उनके सामने स्थित छोटे बगीचों की गहराई की गणना की। गली सुनसान थी और पेड़ों की 4 कतारों के नीचे बहुत अंधेरा था, जिसके बीच में काफी अंतराल पर कुछ गैस लैंप गहरी छाया को रोशन करने के लिए व्यर्थ ही संघर्ष कर रहे थे। उनमें से एक ने घर के एक हिस्से पर मंद रोशनी डाली और शोल्मेस ने गेट पर लगे किराए पर देने के लिए के बोर्ड, छोटे लॉन को घेरने वाले उपेक्षित रास्ते और खाली घर की बड़ी नंगी खिड़कियां देखीं। मुझे लगता है, उसने खुद से कहा, बैरन की मौत के बाद से घर खाली पड़ा है। काश मैं अंदर जा पाता और हत्या का दृश्य देख पाता। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने इसे क्रियान्वित करने की कोशिश की। लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था? वह गेट के ऊपर चढ़ नहीं सकता था, ये बहुत ऊंचा था। इसलिए उसने अपनी जेब से एक इलेक्ट्रिक लालटेन और एक कंकाल की चाबी निकाली, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। फिर उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि गेट बंद नहीं था। वास्तव में ये लगभग 3 या 4 इंच खुला था। वह बगीचे में घुस गया और गेट को वैसे ही छोड़ने के लिए सावधान रहा जैसा उसने पाया था, आंशिक रूप से खुला हुआ। लेकिन वह गेट से कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि वह रुक गया। उसने दूसरी मंजिल की एक खिड़की से रोशनी गुजरती देखी थी। उसने देखा कि रोशनी दूसरी खिड़की और तीसरी खिड़की से गुजर रही थी, लेकिन उसे कुछ और नहीं दिखा सिवाय कमरों की दीवारों पर बनी एक छाया के। रोशनी पहली मंजिल पर उतरी और लंबे समय तक एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकती रही। आखिर सुबह 1 बजे कौन उस घर से होकर गुजर रहा है जिसमें बैरन डी हॉट्रिक की हत्या हुई थी? हेरलॉक शोल्मेस ने गहरी दिलचस्पी दिखाते हुए खुद से पूछा। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वह था खुद घर में घुसना। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के घर के दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि जिस समय उसने स्ट्रीट लैंप से आती गैसलाइट की लकीर को पार किया, उस आदमी ने उसे जरूर देखा होगा, क्योंकि घर की रोशनी अचानक बुझ गई थी और हेरलॉक शोल्मेस ने उसे फिर कभी नहीं देखा। उसने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह भी खुला था। कोई आवाज न सुनकर वह दालान से आगे बढ़ा, सीढ़ियों के पायदान पर पहुंचा और पहली मंजिल पर चढ़ गया। यहाँ भी वही सन्नाटा था, वही अंधेरा था। वह एक कमरे में घुसा और एक खिड़की के पास पहुंचा, जिसमें से बाहर से हल्की रोशनी आ रही थी। खिड़की से झांकने पर उसने उस आदमी को देखा, जो निस्संदेह दूसरी सीढ़ी से नीचे उतरा था और दूसरे दरवाजे से भाग गया था।
वह आदमी झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बना रहा था जो दीवार के किनारे थी जो दो बगीचों को अलग करती थी। दुष्ट, शोल्मेस ने कहा, वह भागने वाला है। वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस आदमी को भागने से रोकने के लिए सीढ़ियों पर से छलांग लगा दी। लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया और अंधेरे के कारण उसे झाड़ियों के बीच से एक भारी भरकम आकृति को पहचान पाने में कई सेकंड लग गए। इसने अंग्रेज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वह आदमी भाग क्यों नहीं पाया जो वह इतनी आसानी से कर सकता था? क्या वह उस घुसपैठिए की हरकतों को देखने के लिए रुका था जिसने उसके रहस्यमय काम में बाधा डाली थी? किसी भी हालत में शोल्मेस ने निष्कर्ष निकाला, ये ल्यूपिन नहीं है, वो अधिक चतुर होगा। यह उसके आदमियों में से एक हो सकता है। कई मिनट तक हरलॉक शोल्म्स बिना हिले डुले अपने दुश्मन पर नजर गड़ाए रहा, जो जासूस पर नजर रखे हुए था। लेकिन चूंकि दुश्मन निष्क्रिय हो चुका था और चूंकि अंग्रेज अपना समय बेकार इंतजार में बर्बाद करने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपनी रिवॉल्वर की जांच की कि वह ठीक से काम कर रही है या नहीं। उसने अपने चाकू को म्यान से निकाला और उसी शांत बिठाए और खतरे से घृणा करते हुए दुश्मन की ओर चल पड़ा जिसके लिए वह मशहूर था। उसने क्लिक की आवाज़ सुनी, यह उसका विरोधी था जो अपनी रिवॉल्वर तैयार कर रहा था। हेरलॉक शोल्म्स ने हिम्मत करके झाड़ियों में छलांग लगाई और अपने दुश्मन से हाथापाई की। एक तीखी, हताशापूर्ण लड़ाई हुई, जिसके दौरान शोल्म्स को संदेह हुआ कि वह आदमी चाकू निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंग्रेज ने अपने प्रतिद्वंद्वी को आर्सेन ल्यूपिन का साथी मानते हुए और उस दुर्जय दुश्मन के साथ खेल में पहली चाल जीतने के लिए उत्सुक होकर असाधारण शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पटक दिया, अपने शरीर के वजन से उसे वहीं पकड़ लिया और एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया। उसने अपने खाली हाथ से अपनी बिजली की लालटेन निकाली, बटन दबाया और अपने कैदी के चेहरे पर रोशनी डाली। विल्सन, वह आश्चर्य से बोला। हेरलॉक शोल्मेस, एक कमजोर, दबी हुई आवाज हकलाई। बहुत देर तक वे चुप रहे, चकित, मूर्ख। हवा में एक कार की चीख गूंजी। हल्की हवा ने पत्तियों को हिला दिया। अचानक हेरलॉक शोल्म्स ने अपने दोस्त को कंधों से पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाते हुए चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या मैंने तुम्हें झाड़ियों में छिपकर मेरी जासूसी करने को कहा था? तुम पर जासूसी कर रहा हूँ। विल्सन ने बुदबुदाया, क्यों, मुझे नहीं पता था कि यह तुम हो। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बिस्तर पर होना चाहिए। मैं बिस्तर पर था, तुम्हें सो जाना चाहिए। मैं सो गई थी। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आए? शोल्मेस ने पूछा। आपकी चिट्ठी, मेरा पत्र, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, एक संदेशवाहक इसे मेरे पास होटल में लाया था। मुझसे? क्या तुम पागल हो? ये सच है, मैं इसकी कसम खाता हूँ। पत्र कहाँ है? विल्सन ने उसे एक कागज दिया, जिसे उसने लालटेन की रोशनी में पढ़ा। यह इस प्रकार था, विल्सन, तुरंत एवेन्यू हेनरी मार्टिन पर आ जाओ। घर खाली है। पूरी जगह का निरीक्षण करो और एक सटीक योजना बनाओ। फिर होटल लौट आओ। हेरलॉक शोल्म्स, विल्सन ने कहा, मैं कमरों को नाप रहा था, तभी मुझे बगीचे में एक परछाई दिखाई दी। मेरे मन में बस एक ही विचार आया, ये छाया को जब्त करने के लिए था। विचार बहुत अच्छा था, लेकिन ये याद रखना, विल्सन, जब भी तुम्हें मुझसे कोई पत्र मिले, तो सुनिश्चित करना कि यह मेरी लिखावट है और कोई जालसाजी नहीं है। आह, विल्सन ने आश्चर्य से कहा, जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ, तो वह पत्र आपका नहीं था। नहीं, तो फिर इसे किसने भेजा? आर्सेन ल्यूपिन। क्यों? किस उद्देश्य से? विल्सन ने पूछा। मुझे नहीं पता, और यही बात मुझे परेशान करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसने आपको परेशान करने की इतनी जहमत क्यों उठाई। बेशक, अगर उसने मुझे ऐसे मूर्खतापूर्ण काम पर भेजा होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आपको परेशान करने का उसका क्या उद्देश्य था? मुझे जल्दी से होटल वापस जाना होगा। मुझे भी ऐसा ही करना होगा, विल्सन। वे गेट पर पहुंचे। विल्सन, जो आगे था, ने गेट पकड़ लिया और खींच लिया। आह, तुमने इसे बंद कर दिया, उसने कहा। नहीं, मैंने इसे आंशिक रूप से खुला छोड़ दिया है।
शोल्मेस ने गेट खोलने की कोशिश की, फिर घबराकर उसने ताला जांचा। उसके मुंह से एक कसम निकली, हे भगवान, ये तो बंद है, चाबी से बंद है। उसने पूरी ताकत से फाटक हिलाया, फिर अपने प्रयासों की निरर्थकता का एहसास करते हुए उसने हतोत्साहित होकर अपने हथियार नीचे गिरा दिए और झटके से बुदबुदाया, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, ये ल्यूपिन है। उसने पहले ही जान लिया था कि मैं क्रेल में ट्रेन से उतर जाऊंगा और उसने मेरे लिए ये छोटा सा जाल तैयार किया था ताकि अगर मैं आज शाम को अपनी जांच शुरू करूं तो मुझे कोई परेशानी न हो। इसके अलावा वो इतना दयालु था कि उसने मुझे कैद में साथ देने के लिए एक साथी भी भेजा। ये सब इसलिए किया गया था ताकि मैं एक दिन खो दूं और शायद मुझे अपने काम से काम रखना भी सिखाऊं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम कैदी हैं? बिल्कुल सही। हेरलॉक शोल्स और विल्सन आर्सेन ल्यूपिन के कैदी हैं। यह एक बुरी शुरुआत है, लेकिन सबसे अच्छा वह हंसता है जो आखिर में हंसता है। विल्सन ने शोल्मेस की बांह पकड़ ली और चिल्लाया, देखो, ऊपर देखो, एक रोशनी। पहली मंजिल की एक खिड़की से रोशनी चमक रही थी। वे दोनों घर की ओर भागे और कुछ देर पहले बाहर आने के लिए इस्तेमाल की गई सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और वे फिर से रोशनी वाले कमरे के प्रवेश द्वार पर मिले। कमरे के बीच में एक मोमबत्ती का छोटा सा टुकड़ा जल रहा था। उसके बगल में एक टोकरी थी जिसमें एक बोतल, एक भुना हुआ चिकन और एक रोटी थी। शोल्मेस बहुत खुश हुआ और दिल खोलकर हंसा, अद्भुत, हमें रात के खाने पर आमंत्रित किया गया है। ये वास्तव में एक जादुई जगह है, एक असली परिलोक। आओ विल्सन, खुश हो जाओ। यह कोई अंतिम संस्कार नहीं है। ये सब बहुत मज़ेदार है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह बहुत मज़ेदार है? विल्सन ने दुखी स्वर में पूछा। क्या मैं निश्चित हूँ? शोल्म्स ने बहुत ही उल्लास के साथ कहा, जो स्वाभाविक नहीं था। सच बताऊं तो यह अब तक देखी गई सबसे मज़ेदार चीज़ है। यह एक बेहतरीन कॉमेडी है। आर्सेन ल्यूपिन व्यंग्य का कितना बड़ा उस्ताद है। वह आपको अत्यंत शालीनता और विनम्रता से मूर्ख बनाता है। मैं बैंक ऑफ इंग्लैंड में मौजूद सारे पैसे के लिए भी इस दावत को नहीं छोड़ूंगा। आओ विल्सन, तुम मुझे दुखी कर रहे हो। तुम्हें चरित्र की वह महानता दिखानी चाहिए जो दुर्भाग्य से बढ़कर है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास शिकायत का कोई कारण है। सच में मुझे नहीं लगता। कुछ समय बाद अच्छे हास्य और व्यंग्य के बल पर वह विल्सन को उसके सामान्य मूड में लाने में कामयाब हो गया और उसे चिकन का एक निवाला और एक गिलास वाइन निगलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जब मोमबत्ती बुझ गई और वे वहां रात बिताने के लिए तैयार हो गए, जहां गद्दे के लिए नंगे फर्श और तकिए के लिए कठोर दीवार थी, तो स्थिति का कठोर और हास्यास्पद पक्ष उन पर छा गया। वो विशेष घटना प्रसिद्ध जासूस के संस्मरणों में एक सुखद पृष्ठ नहीं बनेगी। अगली सुबह विल्सन जागा, उसकी त्वचा अकड़ गई थी और वह ठंडा पड़ गया था। हल्की सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। हेरलॉक शोल्म्स फर्श पर घुटनों के बल बैठा था, रेत के कुछ कणों की जांच कर रहा था और कुछ चाक के निशानों का अध्ययन कर रहा था, जो अब लगभग मिट चुके थे, जिनसे कुछ आकृतियां और संख्याएं बनी थीं, जिन्हें उसने अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिया। विल्सन के साथ, जो इस काम में गहरी दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने प्रत्येक कमरे की जांच की और 2 अन्य अपार्टमेंट में भी इसी तरह के चाक के निशान पाए। उन्होंने ऊपर के पैनल पर 2 वृत्त, एक वेनस्कॉट पर एक तीर और सीढ़ियों की 4 सीढ़ियों पर 4 आकृतियां भी देखीं। 1 घंटे के अंत में विल्सन ने कहा, आंकड़े सही हैं, है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी स्थिति में उनका कुछ मतलब तो है, शोल्मेस ने उत्तर दिया, जो अपनी नई खोजों से उत्पन्न खुशी में रात की असुविधाओं को भूल गया था। विल्सन ने कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, वे फर्श पर पड़े टुकड़ों की संख्या को दर्शाते हैं। हाँ, और 2 वृत्त संकेत देते हैं कि पैनल झूठे हैं, जैसा कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं, और तीर उस दिशा की ओर इशारा करता है जिस दिशा में पैनल चलते हैं। हेरलॉक शोल्मेस ने आश्चर्य से विल्सन की ओर देखा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हारी दूरदर्शिता के कारण उस दिशा में मेरी कमजोर क्षमता भी बहुत कमजोर लगती है। ओह, ये बहुत सरल है, विल्सन ने गर्व से फूलकर कहा, मैंने कल रात उन चिन्हों की जांच की, आपके निर्देशों के अनुसार
या बल्कि आर्सेन ल्यूपिन के निर्देशों के अनुसार, क्योंकि उन्होंने वह पत्र लिखा था जो आपने मुझे भेजा था। उस समय विल्सन को बगीचे में हेरलॉक होल्म्स के साथ संघर्ष के दौरान हुए संघर्ष से भी अधिक खतरे का सामना करना पड़ा। अब होल्म्स को उसका गला घोंटने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए होल्म्स ने एक मुस्कुराहट के लिए मुंह बनाया और कहा, बिल्कुल विल्सन, आपने अच्छा काम किया है और आपके काम में सराहनीय प्रगति दिख रही है। लेकिन मुझे बताइए, क्या आपने किसी अन्य बिंदु पर भी अपनी अवलोकन और विश्लेषण की शक्तियों का इस्तेमाल किया है? मैं आपकी कटौतियों से लाभ उठा सकता हूँ। ओह नहीं, मैं इससे आगे नहीं गया। यह अफसोस की बात है। तुम्हारा डेब्यू बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जब इतना ही बाकी है तो हम भी चले जाएंगे। जाओ, लेकिन हम बाहर कैसे निकलें? सभी ईमानदार लोग इसी रास्ते से बाहर जाते हैं, गेट से होकर। लेकिन ये तो बंद है। इसे खोला जाएगा किसके द्वारा? कृपया उन 2 पुलिसवालों को बुलाओ जो सड़क पर टहल रहे हैं। लेकिन क्या पर? ये बहुत अपमानजनक है। जब ये पता चलेगा कि हेरलॉक होल्म्स और विल्सन आर्सेन ल्यूपिन के कैदी थे, तो क्या कहा जाएगा? बेशक, मैं समझता हूँ कि वे हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे, हेरलॉक होल्म्स ने रूखी आवाज में और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन हम इस जगह पर हाउसकीपिंग स्थापित नहीं कर सकते। और आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन जो आदमी हमारे लिए खाने की टोकरी लाया था, वह बगीचे से होकर नहीं आया, नहीं गया। कोई और रास्ता है। चलो उसे ढूंढते हैं और पुलिस से परेशान नहीं होते। तुम्हारा तर्क सही है, लेकिन तुम भूल गए कि पेरिस के सभी जासूस पिछले 6 महीनों से इसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तुम सो रहे थे, तब मैंने घर की ऊपर से नीचे तक तलाशी ली थी। आह, मेरे प्यारे विल्सन, हम आर्सेन ल्यूपिन जैसे शिकार का पीछा करने के आदी नहीं हैं। वह अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। 11 बजे हेरलॉक होल्म्स और विल्सन को मुक्त कर दिया गया और उन्हें निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां कमिश्नर ने उनकी कड़ी जांच करने के बाद सद्भावना के दिखावे के साथ उन्हें रिहा कर दिया, जो काफी परेशान करने वाला था। मुझे बहुत खेद है, मेसियर्स, कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। आप फ्रांसीसी आतिथ्य के बारे में बहुत खराब राय रखते होंगे। मोन डियू, आपने कैसी रात बिताई होगी? आह, वो दुष्ट ल्यूपिन किसी का सम्मान नहीं करता। वे गाड़ी लेकर होटल पहुंचे। दफ्तर में विल्सन ने अपने कमरे की चाबी मांगी। कुछ खोजबीन के बाद क्लर्क ने बहुत आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, लेकिन महाशय, आपने कमरा छोड़ दिया है। मैंने इसे छोड़ दिया। कब? आज सुबह। आपके मित्र द्वारा लाया गया पत्र। कौन सा दोस्त? वो सज्जन जो आपका पत्र लेकर आए थे। आह, आपका कार्ड अभी भी पत्र के साथ संलग्न है। ये रहे। विल्सन ने उन्हें देखा। निश्चय ही यह उसका ही कार्ड था, और पत्र भी उसकी ही लिखावट में था। हे भगवान, वह बुदबुदाया, यह उसकी एक और चाल है, और उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरा सामान कहाँ है? तुम्हारे दोस्त ने इसे ले लिया। आह, और तुमने उसे दे दिया। जरूर, आपके पत्र और कार्ड के बल पर। कोर्स के पाठ्यक्रम की। वे होटल से बाहर निकले और धीरे धीरे और सोच समझकर चैम्प्स एलिसीज से गुजरे। शरद ऋतु की साफ धूप में सड़क उजली और खुशनुमा थी, हवा हल्की और सुखद थी। रोंड पॉइंट पर हेरलॉक होल्म्स ने अपना पाइप जलाया। फिर विल्सन बोले, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, होल्म्स। तुम बहुत शांत और शांत हो। वे तुम्हारे साथ ऐसे खेलते हैं जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, और फिर भी तुम एक शब्द भी नहीं बोलते। होल्म्स ने रुककर उत्तर दिया, विल्सन, मैं तुम्हारे कार्ड के बारे में सोच रहा था। कुआं, मुद्दा यह है, यहाँ एक आदमी है जो हमारे साथ संभावित संघर्ष को देखते हुए हमारी लिखावट के नमूने खरीदता है, और उसके पास आपके एक या अधिक कार्ड हैं। अब क्या आपने सोचा है कि ये तथ्य कितनी सावधानी और कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं? कुआं, ठीक है विल्सन, इतनी अच्छी तरह से तैयार और पूरी तरह से सुसज्जित दुश्मन पर विजय पाने के लिए हेरलॉक होल्म्स जैसी असीम चतुराई की आवश्यकता होती है। और फिर भी, जैसा कि आपने देखा है, विल्सन, मैं पहला राउंड हार गया हूँ।
शाम 6 बजे इको डी फ्रांस ने अपने शाम के संस्करण में निम्नलिखित लेख प्रकाशित किया। आज सुबह 16वें जिले के पुलिस कमिश्नर मोंथेना ने हेरलॉक शोल्मेस और उसके दोस्त विल्सन को रिहा कर दिया। दोनों को दिवंगत बैरन डी हॉट्रेक के घर में बंद कर दिया गया था, जहां उन्होंने एक बहुत ही सुखद रात बिताई। आर्सेन ल्यूपिन की विचारशील देखभाल और ध्यान के लिए धन्यवाद। अपनी अन्य परेशानियों के अलावा इन सज्जनों से उनके सूटकेस भी छीन लिए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने आर्सेन ल्यूपिन के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। आर्सेन ल्यूपिन को इस बात से संतुष्टि है कि उन्होंने उन्हें हल्की फटकार लगाई है और उन्हें उम्मीद है कि ये सज्जन उन्हें और अधिक कठोर उपाय अपनाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हेरलॉक शोल्मेस ने कागज को अपने हाथों में कुचलते हुए कहा, ये तो बच्चों का खेल है और आर्सेन ल्यूपिन के बारे में मेरी यही एकमात्र आलोचना है। वो दर्शकों के लिए खेलता है, उसमें फकीर की इतनी ही झलक है। शोल्मेस, तुम एक अद्भुत आदमी हो। तुम्हें अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण है। तुम्हें कभी कोई बात परेशान नहीं करती। नहीं, मुझे कुछ भी परेशान नहीं करता, शोल्मेस ने क्रोध से कांपती आवाज में कहा। इसके अलावा अपना आपा खोने से क्या फायदा? मैं अंतिम परिणाम के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूँ। अंतिम निर्णय मेरा ही होगा।